ये किस्सा बहुत दिल को छू जाने वाला है। कुछ को अपना वक्त याद आ जाएगा और कुछ को बहुत कुछ सिखाने वाला है। नौकरी की तलाश में पूरा 1 साल, और ये 1 साल बहुत ही बुरा हाल, बेरोजगारी का जाल और ना उम्मीदी के ख्याल आपको जकड़ कर रख देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद कहीं पर नौकरी ना मिली, मगर एक चाइनीज़ कहावत हमने सुन रखी थी कि मुश्किलात अपना हल खुद लेकर आती हैं, मगर हल हमें नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि हम मुश्किलात को ही तकते रहते हैं। खैर, जब कहीं पे नौकरी ना मिली तो एक दोस्त की देखा देखी हमने यूएई का विज़िट वीज़ा लेने का इरादा बनाया। एक तो रिश्तेदारों की तफ्तीश से जान छूट जाएगी, जो हर लम्हा यही पूछते हैं कि आपकी नौकरी क्यों नहीं हो रही, कब होगी आपकी नौकरी। मदद करने की बजाय सवालों की बुछाड़ हमेशा परेशान कर देती। और दूसरा, हमें भी ये उम्मीद थी कि शायद हमें नौकरी दुबई में मिल जाए। अब विजिट वीज़ा लेने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे रहायशगाह का और खाने का इंतज़ाम कैसे किया जाए। खैर, रहायशगाह का इंतज़ाम अपने मोहल्ले के लोगों के पास किया गया जो पहले से यूएई के अंदर मेहनत मजदूरी कर रहे थे। टिकट और वीज़े के कुल मिलाकर पैसों का जब अंदाज़ा लगाया गया तो मतलूबा रकम अपनी औकात से बाहर जाती हुई नज़र आई। अभी तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस करवा के हमने डिग्री ली थी, अब इतना खर्चा कौन करे भाई। अल्लाह अल्लाह करके घर वालों और कुछ दोस्तों को सब्ज़ बाग दिखाए और दुबई के वीज़े और टिकट के लिए इंतज़ाम किया गया। दुबई लैंड होते ही नौकरी की उम्मीद तो लगी, मगर गर्मी इससे कदरे ज़्यादा लगी। रात 8 बजे का वक्त था। कुछ दोस्तों ने मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव किया और फिर मुझे एक कमरे में ले जाया गया, जहां ऊपर नीचे बेड कुल मिला के 10 लोग एक कमरे में मुकीम थे। मगर मेरे जैसा बंदा जिसके पास लिमिटेड बजट था, उसके लिए नौकरी तलाश करने के लिए इस तरह की रहाइश एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। अगली सुबह यूएई के अंदर मेरी पहली सुबह थी और मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई जिनको मैं जानता नहीं था और जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। मैं सबको बताता मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और मैं यहाँ पे नौकरी की तलाश के लिए आया हूँ। सब ने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की और मुझसे अपने अपने मैनेजर से मुलाकात करवाने का वादा भी किया। गो कि ये लोग मज़दूर थे मगर किसी ना किसी कंपनी का हिस्सा थे। अब मेरी वहाँ पे रूटीन कुछ इस तरह से थी कि मैं सुबह उठता, मोबाइल चेक करता, ईमेल चेक करता और फिर नाश्ता करके किसी ना किसी कंपनी का रुख करता, और रात तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी मेरी इस ड्यूटी का हिस्सा था। वक्त गुजरता गया और ना करते भी 2.5 महीने गुजर गए, लेकिन मुझे कहीं से कॉल ना आई। शारजा से लेकर अजमान, दुबई, अबू धाबी हर जगह सीवी दे चुका था, मगर कहीं से कॉल ना आई। बिल आखिर एक दिन मुझे कॉल आई, किसी कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि एक दोस्त की तरफ से, कि करीबी शारजा अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरियों का मेला यानी कि जॉब फेस्टिवल है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, आओ वहाँ पर चलते हैं। मगर जब इस नौकरी मेले में पहुंचे तो इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप सब ममालिक से अनगिनत इंजीनियर आए हुए थे। हर कंपनी ने अपना अपना डेस्क और बोर्ड लगा रखा था, जहां पर उनके नुमाइंदे अपनी कंपनी के लिए डिफरेंट लोगों की सीवीज़ को एंटरटेन कर रहे थे और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे थे। शाम तक किसी ने मेरा और मेरे दोस्त का कोई इंटरव्यू नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारी कंपनीज ने हमारी सीवीज़ रख ली और आइंदा आने वाले रिक्रूटिंग सेशन के अंदर हमें इंटरव्यू करने का लारा लगाया गया।
हमने भी इतनी जल्दी हार न मानी और वापस फ्लैट में जाकर करना भी क्या था हमें, इसलिए एक कोने में बैठ गए और फेस्टिवल के ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहे। सब लोग जा रहे थे। रात हो गई, सफाई वाला अमला भी आ गया और डेस्क पे मौजूद सारी सीवीज़ एक बड़े डब्बे में डालना शुरू कर दी गई। मैंने एक आदमी से जाके पूछा, भाई मेरी सीवी भी है इसमें, क्या मुझे कॉल आएगी? आप जानते हैं उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने कहा, भाई हम साथ ही कैफ़े में काम करते हैं, इन कागजात में हम मज़दूरों को समोसा और सुबह का नाश्ता डाल के देंगे। बस वही एक लम्हा था जिसने झंझोड़ के रख दिया और समझ आ गई कि ये सीवी समोसा रख के खाने के काम ही तो आएगी। जिनके अपने काम सीवी आ सकती थी उनके तो आज इंटरव्यू हो गए। अब ऐसा क्या किया जाए कि कहीं से कॉल आ जाए। घर थके हारे वापसी हुई। थके तो पूरे दिन की मारा मारी से, मगर हारे हम सीवी के हाथों। रात भर नींद ना आ सकी। फिर रात के पिछले पैर उठा, कंप्यूटर ऑन किया और रिसर्च शुरू की कि कैसे एक प्रोफेशनल सीवी फॉर्मेट बनाया जाता है। इस दौरान कई लिंक्स मिले जिसमें सीवी राइटिंग के मुख्तलिफ तरीक़ों से लेकर सीवी में क्या लिखना चाहिए, किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले मुतल्लका नौकरी और नौकरी की एप्लीकेशन देने वाले के स्किल्स को कैसे लिखा जाना चाहिए। और फिर एक नज़र पड़ी कि कैसे कंपनीज वो सारी सीवीज़ रद्दी की नज़र कर देती हैं जो आज के फेस्टिवल में मैंने अपनी आंखों से सीवीज़ को रद्दी के बॉक्स में जाते देखा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हज़ारों की तादाद में होती हैं। हर कंपनी के पास एक एटीएस सिस्टम होता है जिसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए रेडी करता है। हर कंपनी चाहती है कि उसको बेस्ट लोग मिलें। उसके लिए कंपनीज थर्ड पार्टी को कहती हैं जो इस काम में मुनफरद सलाहियत रखती हैं कि वो उनके लिए लोगों को हायर करें। वो हज़ारों सीवीज़ को एक एक करके शॉर्ट लिस्ट करने की बजाय एटीएस बेस्ड सिस्टम की बदौलत वो सीवी निकाल ली जाती हैं जिनमें मतलूबा हुनर या क्वालिफ़िकेशन होती है। अब समझ आई हमें कॉल क्यों नहीं आ रही थी। अपनी सीवी तो वाकई समोसा रख के खाने के लिए बनाई गई थी। ये दुबई है मेरी जान। खैर, मैंने अगला दिन लगाकर जॉब रिक्वायरमेंट और स्किल्स की छानबीन करके सीवी कीवर्ड्स बेहतर फॉर्मेट में तरतीब दिए और फिर जब इस सीवी को मुख्तलिफ फोरम्स पर अपलोड किया तो अब वही मेरी सीवी कुछ कंपनीज को दिखाई देने लगी। उसकी गवाही ये थी कि मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई। शारजा, अजमान, अबू धाबी से एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ कंपनियों से मुझे कॉल आई, मगर मैंने अबू धाबी में मौजूद कंपनी को इंटरव्यू सबसे पहले दिया क्योंकि वो एक ऑयल एंड गैस कंपनी थी। और यूं मेरे विजिट वीज़ा के दौरान इतना किसी और चीज़ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया जितना एक बेहतर प्रोफेशनल सीवी ने किया। और फिर मुझे यकीन हुआ एक प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत एक प्रोफेशनल सीवी से होती है। और अगर आप भी एक प्रोफेशनल कैरियर या एक प्रोफेशनल नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल सीवी का इंतज़ाम करें। मेरी टीम इस मामले में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सीवी का एनालिसिस करके देगी। इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आने वाले ईमेल या व्हाट्सएप पर अपनी सीवी अभी सेंड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस पाएं।